नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूँ अशेषा अध्वर्यु। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, भारतीय बाजारों में नतीजे कैसे रहे, कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आ रहा है उस पर भी नजर डालेंगे और आपके लिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आएंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी आज सुबह दिखी है, करीब 25 से 30 अंकों की, अब घटकर 10 अंकों की कमजोरी के साथ 25,040 के आसपास गिफ्ट निफ्टी। और एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी मिला जुला कारोबार आज सुबह दिखा है। निकेई की बात करें, जापानीज मार्केट में 0.6% की गिरावट है, लेकिन कोरियन मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी दिखी है, 0.2% की बढ़त के साथ कोरियन मार्केट में कारोबार दिखा है। इसी के साथ अमेरिकी बाज़ारों पर भी नज़र डाल लेते हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई पर अमेरिकी बाज़ार कल बंद होते हुए नजर आए। S&P 500 में आधे % की बढ़त दिखी। वहीं डाउ जोन्स की बात करें तो 340 अंक बढ़कर करीब 0.8% की तेज़ी वहां पर भी दिखी। तो एशियाई बाज़ारों में तो मिला जुला कारोबार दिखा, लेकिन अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन और डिटेल्स देने के लिए अब हमारे साथ रिया जुट चुकी है। रिया, बताएं अमेरिकी बाजार और यूरोपियन बाजार और इसी के साथ कमोडिटी बाजार, यहाँ से कौन से क्यूज निकल कर आ रहे हैं और इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स पर कैसा होगा? गुड मॉर्निंग। तो देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में क्या हुआ है कल। सबसे पहले यूएस मार्केट्स की बात करेंगे, वो ग्रीन में क्लोज हुए थे। डाउ जोन्स 0.8% ऊपर था, S&P 500 0.5% ऊपर था और नास्डैक 0.3% ऊपर क्लोज हुआ था। मॉर्गन स्टैनली के अच्छे रिजल्ट्स आए थे, इसलिए मॉर्गन स्टैनली के शेयर 6.5% ऊपर क्लोज हुए थे। आगे के कुछ दिनों में इन्वेस्टर्स जो है वो वीकली जॉबलेस क्लेम्स, रिटेल सेल्स डेटा, इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डेटा और आगे के जो की अर्निंग्स है उसके ऊपर नज़र रखने वाले हैं। यूरोप मार्केट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे ऐसे थोड़े से मिक्स्ड क्यूज़ नज़र आ रहे हैं। डैक्स में 0.3% का डिक्लाइन था, स्टॉक 600 में 0.2% का डिक्लाइन था, लेकिन फुटसी ऑलमोस्ट 1% ऊपर क्लोज हुआ था। और अब ECB का जो रेट डिसीजन है उसके ऊपर इन्वेस्टर्स नज़र रख रहे हैं। एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी थोड़े से मिक्स क्यूज़ नज़र आ रहे हैं। चाइना का जो हाउसिंग ब्रीफिंग है उसके ऊपर इन्वेस्टर्स नज़र रखने वाले हैं। ASX 200 ऑलमोस्ट 1% ऊपर था, लेकिन निकाय जो है वो थोड़ा बहुत रेड में ट्रेड कर रहा है इस वक्त। बॉन्ड्स की अगर बात करें तो जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है वो 2 बेसिस पॉइंट से गिर गया है और 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड भी 2 बेसिस पॉइंट से गिरा हुआ नज़र आ रहा है। आगे बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड अपने हाईएस्ट रेट के ऊपर पहुंच चुका है 0.6% से राइज़ करते हुए, और सिल्वर के अंदर भी हमें 1% का राइज़ नज़र आ रहा है। लास्ट में बात करेंगे क्रूड ऑयल की। अब क्रूड ऑयल में थोड़ा सा ईजिंग नज़र आ गया है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में ऑयल सप्लाई का जो डिसरप्शन था उसके फियर्स थोड़े से ईज़ हो गए हैं। WTI क्रूड 0.2% से नीचे था और ब्रेंट क्रूड भी थोड़ा बहुत नीचे था 0.04% से। बिल्कुल, तो ब्रेंट क्रूड याद रखें पिछले दिनों में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी है, वहाँ पर $69-70 पर बैरल के आसपास गिरने के बाद फिर एक बार उछाल दिखा और पिछले कुछ दिनों में थोड़ी सी गिरावट भी दिखी है। रिया, शुक्रिया हमारे साथ पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। FIIs ने कल 3,500 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में की। याद रखें 13वें दिन लगातार बिकवाली दिखी और हाईएस्ट एवर मंथली सेलिंग दिखी है अक्टूबर के महीने में अब तक DIIs से। DIIs की बात करें तो यहाँ पर करीब 2250 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस पर भी नज़र डालते हैं। 680 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में, 2400 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 1200 करोड़ की बिकवाली और स्टॉक ऑप्शंस में 1150 करोड़ की खरीदारी करके ट्रेडिंग सेशन में दिखी। बट याद रखें DIIs की जो स्ट्रेंथ दिखी है पिछले कुछ महीनों में वो काफ़ी काबिल तारीफ है, लेकिन FIIs की बिकवाली अभी भी बरकरार है। इसी के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कौन से स्टॉक्स नए बैन में ऐड किए गए हैं और कौन से निकाले गए हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। कोई नए स्टॉक्स ऐड नहीं किए गए, लेकिन बंधन बैंक, चंबल फर्टिलाइजर्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, GNFC, हिंदुस्तान कॉपर, मन्नपुरम फाइनेंस,
आरबीएल बैंक, इसी के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एल&टी फाइनेंस, पीएनबी, सेल जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी एफएनओ बैन में है और वो आज भी एफएनओ बैन में रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बाजार पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ल जी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले बताएं, इंडेक्स लेवल पर आप क्या रणनीति बताना चाहेंगे और कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? शुभ प्रभात। अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी सबसे पहले तो कल निफ्टी ने 50 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दिया था, तो उसके चलते हुए स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा है और अभी भी निफ्टी 25,250 लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करेगा तब तक एक रीबाउंड मोमेंटम बना रहेगा निफ्टी में, क्योंकि निचले स्तर पर कुछ अच्छे सपोर्ट भी नजर आ रहे हैं जो कि 24,750 से लेकर 24,700 जोन के पास है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं बैंड के बीच में निफ्टी ट्रेड करता रहेगा। ऊपर की साइड पर जो लेवल्स है वो 25,250 का है और जो निचले स्तर पर जो लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो 24,700 का है। तो जब तक निफ्टी इनके बीच ट्रेड करता है तब तक रेंज बाउंड मूवमेंट बना रहेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है अगर हम बैंक निफ्टी से कंपेयर करें, क्योंकि ये अभी भी अपने 50 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से एक पुल बैक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 52,500 लेवल तक, जो कि उसका नेक्स्ट हर्डल है आने वाले समय में। अगर हम रिकमेंडेशन की बात करें तो आज का जो रिकमेंडेशन है वो पहला मेटल सेक्टर से है। मेटल सेक्टर 2 से 3 दिनों में काफ़ी सेलिंग दिखा चुका है और आने वाले समय में भी इसमें सेलिंग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी में से मेरा पहला स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील। 2 दिनों पहले इसने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न बनाया था, उसके बाद वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला जो कि इस पैटर्न को इसने नेगेट कर दिया। उसके बाद से हमें बैक टू बैक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील को हमें जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सेल करना चाहिए अराउंड 993-995 लेवल के आसपास, और जो हमारा इसमें टारगेट रहेगा वो रहेगा 943 का और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1015 का। दूसरा जो सेगमेंट है वो है केमिकल सेक्टर। कल हमें कई केमिकल स्टॉक्स में तेजी दिखाई दी थी और हमने जैसे स्टॉक की बात करें, दीपक फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरीन, उसमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम दिखाई दिए थे। तो उसी में से मेरा दूसरा स्टॉक है नवीन फ्लोरीन, जिसको हमें बाय करना है 3,440 से लेकर 3,460 के जोन में। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 3,660 का और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 3,340 का। नवीन फ्लोरीन पर खरीदारी की राय 3,660 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और इसी के साथ मेटल सेक्टर से जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी खरीदारी की राय। लक्ष्मीकांत जी, रियल एस्टेट सेक्टर पर भी आपकी राय लेना चाहूंगी। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की बात करें तो कल दिन के निचले स्तर से सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखी थी इस इंडेक्स पर। बाजार में गिरावट थी लेकिन यहाँ पर तेजी दिखी। यहाँ पर आपकी क्या राय रहेगी और अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो रियल्टी इंडेक्स से? देखिए, निफ्टी रियल्टी सेक्टर में एक कप हैंडल का ब्रेकआउट देखने को मिला है और कल ही इसने अपने 100 और 20 डीएमए लेवल को रिक्लेम किया है। तो पिछले 3 दिनों से ये हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम बनता है निफ्टी रियल्टी में। जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 1050 के, और मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है तब तक हमें उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये 1,140 का जो उसका पिछला स्विंग हाई था वहां तक पहुंच सकता है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जो पहला स्टॉक है इसमें वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। तो ये इस स्टॉक में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है और इसमें भी एक वी शेप रिकवरी दिया है डेली के चार्ट पर। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे इसमें बाइंग की जा सकती है और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है इसमें वो रखना है 3,130 का, और जो टारगेट एक्सपेक्टेड नजर आ रहा है वो आ रहा है 3,450 के। और जो सेकंड स्टॉक है वो है प्रेस्टीज। यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाया था, उसके बाद से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है।
तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1910 के ऊपर, और जैसे ही उसके ऊपर स्टॉक आता है वहां से तुम्हें अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि इस स्टॉक को पुश कर सकता है 2020 से लेकर 2030 के लेवल पर। और उस वक्त हमें जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1800 का स्टॉप लॉस आ रहा है। सो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 800 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमें प्रेस्टीज 2000 के लेवल भी शो कर सकते हैं। 2000 तक के लक्ष्य प्रेस्टीज एस्टेट्स में दिखाई दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डाल देते हैं। और इस बीच हमारे साथ जिन्हें अब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, आईटी सेक्टर से कई सारे नतीजे आए, ऑटो के भी नतीजे आए, उस पर अपनी डिटेल्स दीजिए और उसी के साथ खबरों वाले शेयर्स पर भी फोकस करें। बिल्कुल जी। तो पहले हम बात करते हैं बजाज ऑटो के अर्निंग से। काफ़ी इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने मिले। अगर रेवेन्यू की बात करें तो 22% का ग्रोथ देखने मिला, वहीं मुनाफे में 9% का ग्रोथ हमें देखने मिला है। मार्जिन्स की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हमें इंप्रूवमेंट देखने मिली है। कंपनी ने इसी के साथ एडिशनल इन्वेस्टमेंट मंजूरी दी है, 10 मिलियन USD करीब करीब 84 करोड़ की, बजाज ब्राज़ील जो कि कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है। उसी के साथ L&T टेक के भी हमें नंबर्स देखने मिले। आय की बात करेंगे तो 4.5% की ग्रोथ देखने मिली है, वहीं मुनाफे में 2% की ग्रोथ देखने मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। उसी के साथ कंपनी ने कहा है कि 2025 का उनका जो गाइडेंस है वो 8 to 10% पे कंपनी ने बरकरार रखा है, और जो EBIT मार्जिन है उसका गाइडेंस दिया है 17 से 18% का। आगे बढ़ते हैं, एम्फोसिस के अर्निंग्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे रेवेन्यू 3.5% से हमें ग्रोथ देखने मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, वहीं मुनाफे में 4.5% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। कंपनी ने कहा है कि उनकी जो डील पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है उनको, और जो उनका EBIT टारगेट रहेगा वो FY25 के लिए रहेगा 14.5 से 16% का। बात करते हैं दूसरे खबरों वाले शेयरों की, तो आज मेटल सेक्टर पर आपका फोकस बना रहना चाहिए। नेल्को, हिंडाल्को और वेदांता, ये तीनों स्टॉक फोकस में रहेंगे क्योंकि अल्कोआ के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने मिले थे। रिजल्ट्स के बाद अल्कोआ का शेयर करीब करीब 10% से बढ़ता हुआ भी नज़र आया था। आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने अपना जो बोनस इशू घोषित किया था उसका रिकॉर्ड डेट का डेट आ गया जो है 28 अक्टूबर, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी फोकस में रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट्स एक और स्टॉक जो फोकस में रहेगा। कंपनी ने अपना जो तमिलनाडु स्थित प्लांट है वहाँ पे एडिशनल कैपेसिटी को इंक्रीज किया है 1.2 मिलियन टन पर एनम के साथ। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक और स्टॉक फोकस में रहेगा। सितंबर का कंपनी ने अपडेट दिया है। बात करेंगे, कंपनी ने टोटल पैसेंजर्स ग्रोथ देखा है 9% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसमें से डोमेस्टिक ट्रैफिक में हमें 7.5% का ग्रोथ देखने मिला है, वहीं इंटरनेशनल ट्रैफिक का 12.5% का ग्रोथ नजर आया है। ओवरऑल बेसिस पे कंपनी ने कहा है कि H1 FY25 कंपनी का आज तक का हाईएस्ट आवर पैसेंजर ट्रैफिक कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। बात करेंगे ऑर्डर्स विन की, तो रेलवेज से RVNL को ऑर्डर मिला है करीब करीब 270 करोड़ का ये ऑर्डर मिला है MMRC से। वहीं रेलटेल कॉर्पोरेशन कल भी हमें स्टॉक को ऑर्डर मिलते हुए नजर आया था, जहाँ पे स्टॉक में हमें अच्छा मूवमेंट दिखा। आज भी स्टॉक को करीब 3 ऑर्डर्स मिले कुल 90 करोड़ के आसपास के। वहीं लास्टली इरकॉन इंटरनेशनल, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने पटेल इंजीनियरिंग के साथ एक MOU साइन किया है जहाँ पे वो बिजनेस प्रोजेक्ट्स रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए परस्यू करेंगे। बिल्कुल, तो कई सारे रेलवे स्टॉक्स ऑर्डर विंस के दम पर फोकस में रहेंगे, इसी के साथ खबरों वाले शेयर्स और कई सारे नतीजों के दम पर तो कई स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ही। शुक्रिया जिन्हें पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार हांगकांग और चाइना के मार्केट्स पर फोकस कर लेते हैं। पिछले कुछ मिनटों में अच्छी तेजी CSI 1000 इंडेक्स और हैंगसेंग इंडेक्स में भी दिखी है। चाइना के हाउसिंग मिनिस्टर की कुछ कॉमेंट्री फिर से एक बार निकल कर आई है, जहां पर उनका फोकस प्रॉपर्टी मार्केट पर पिछले कुछ महीनों से रहा है और भी बढ़ता हुआ नजर आया, और इसका इम्पैक्ट हमारे मेटल स्टॉक्स पर भी भारतीय बाजारों में दिखाई देगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालेंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर फोकस करते हैं। वरुण अब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं और उसके चलते कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। गुड मॉर्निंग आशीषा, शुरुआत करूंगा L&T टेक के साथ क्योंकि नतीजे आए तो डेफिनेटली उसके बाद रिपोर्ट्स आई है। इसके अलावा काफ़ी और रिपोर्ट्स है, तो पहले L&T टेक के बारे में बता देता हूँ। सिटी ने सेल का कॉल बरकरार रखा है, प्राइस टारगेट घटाया है, हालांकि मामूली कटौती की है, 4895 से घटा के 4860 का किया है। इनका कहना है कि रेवेन्यू गाइडेंस मेंटेन्ड है, लेकिन आस रेट जो है सेकेंड हाफ के लिए वो थोड़ा टफ इनको लग रहा है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, लेकिन
लोअर एंड पे आस्क रेट है और सीजनैलिटी, डील विंस सब अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी बहुत दिक्कतें रह सकती है। वो इन्वेस्टेक ने भी सेल का कॉल दिया, लेकिन इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है, 3960 से बढ़ा के 4980 का किया है। तो एक ने प्राइस टारगेट काटा है मामूली, दूसरे ब्रोकरेज हाउस ने बढ़ा दिया है। SRF यहाँ पे आज नज़र रखिएगा क्योंकि UBS का तगड़ा डाउनग्रेड आया है। खरीदारी से अब सीधे बिकवाली का कॉल दे रहे हैं और लक्ष्य को घटा दिया है, 2700 से घटा के ये 2100 का कर रहे हैं। इनका कहना है कि काफ़ी सारे नेगेटिव सरप्राइजेस शायद आपको आगे चल के देखने मिल सकते हैं। एग्रो केमिकल की डिमांड जो है खासकर वो वीक है और चाइना जो है मार्केट शेयर गेन कर रहा है, ये इनका कहना है। रिकवरी होप्स जो है वो ज़्यादा है नहीं, इसके लिए SRF को इन्होंने डाउनग्रेड किया है। KA इंडस्ट्रीज कल स्टॉक की पिटाई हुई थी, लेकिन जेफरीज ने आज यहाँ पे लक्ष्य बढ़ा दिया है। खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट 5365 से बढ़ा के 5720 का किया है। इनका कहना है कि पिछला क्वार्टर वीक था, लेकिन आगे आपको अच्छी रिकवरी देखने मिल सकती है। खासकर अगले 12 से 18 महीने में अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे पॉजिटिव सरप्राइजेस देखने मिल सकते हैं इस कंपनी की तरफ से, और इसके लिए यहाँ पे इन्होंने लक्ष्य बढ़ाया है। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। लगातार बिकवाली हो रही थी इस काउंटर में, लेकिन डैम कैपिटल एक रिपोर्ट लेके आया है, कवरेज की शुरुआत की है 3042 के टारगेट के साथ। इनका कहने की शॉर्ट टर्म चैलेंजेस है रिटेल और O2C कारोबार में, लेकिन बाकी कारोबार को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ अच्छी आपको देखने मिल सकती है। FY 25 से 27 तक EBITDA CAGR जो है 13% के आसपास रह सकता है, ये इनका कहना है। और जियो यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। आखिरी में जायडस लाइफ मैक्वेरी की रिपोर्ट है, जहाँ पे आउट परफॉर्मर का कॉल है, प्राइस टारगेट 1365 का दिया है। कल स्टॉक में गिरावट भी देखने मिली थी। एक जेनरिक दवा के पेटेंट के मामले में इस कंपनी के फेवर में रूलिंग नहीं आई है, उसके चलते कल स्टॉक में गिरावट देखने मिली थी। इनका कहना है कि इसका इम्पैक्ट जो है शायद आपको FY 27 में देखने मिलेगा, जो कि इस कंपनी के प्रोडक्ट के लॉन्च में थोड़ा डिले हो सकता है। इनका अनुमान था कि FY 27 तक इस प्रोडक्ट से करीब 300 मिलियन के आसपास के रेवेन्यूज़, यानी कि 10 रुपये प्रति शेयर के आसपास के रेवेन्यूज़ आ सकते हैं। हालांकि काफ़ी हद तक इम्पैक्ट जो है स्टॉक में कल हमने देखा है इसका। बिल्कुल, तो जायडस लाइफ साइंसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T टेक जैसे कई सारे स्टॉक्स आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। शुक्रिया वरुण पुरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल भी जुड़ चुके हैं। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले बेस मेटल्स पर अपनी राय दीजिए। चाइना से अभी अभी डेटा आया है जहां पर उन्होंने और स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए हैं प्रॉपर्टी मार्केट को और कंजम्पशन बूस्ट करने के लिए, और बेस मेटल्स पर अभी पिछले 5-10 मिनटों में थोड़ा सा इम्पैक्ट भी दिखा है। यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। यस, मार्केट अगर देखें तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई प्रॉपर्टी मिनिस्टर से जो है वहां से कुछ न कुछ प्रॉपर्टी के लिए बूस्ट मिला है, तो जो स्टिमुलस मिला है तो एक्सक्यूज मी, आई थिंक वो कॉपर के लिए और बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आई थिंक कॉपर में आज के दिन 818 के करीब बाय कर सकते हैं 826 के टारगेट के लिए, 814 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा सोने चांदी पर आपकी क्या राय रहेगी? रिकॉर्ड ऊंचाई से फिर स्टेबलाइज होता हुआ नजर आया सोना, यहाँ पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? आई थिंक कल हमने MCX में देखा था कि ऑल टाइम हाई बनाया था और इंटरनेशनल मार्केट में इट इज वेरी नियर टू ऑल टाइम हाई। मुझे लग रहा है कि ये जो यूएस का इलेक्शन है विच इज वेरी गोइंग टू बी टाइट रेस, तो उसकी वजह से एक बूस्ट जरूर से मिल रहा है। तो आई थिंक सोने चांदी दोनों में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इवेंटफुल करेक्शन आ सकता है। आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। मुझे अभी भी लग रहा है सोना और चांदी दोनों आगे जाके भी ज्यादा ही ऊपर जाएंगे। तो सोने में आज के दिन दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 76,350 के करीब बाय कर सकते हैं, 76,750 के टारगेट के लिए। और चांदी में भी अगर थोड़ी डिप मिलती है अराउंड 91,500, तो 92,500 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो हुई सोने चांदी पर आपकी रणनीति, लेकिन इसके अलावा ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, ब्रेंट क्रूड में भी पिछले 1-2 महीने में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी है। नियर टर्म में ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आपका क्या नज़रिया बनेगा? देखिए, फंडामेंटल्स वेरी वीक है कच्चे तेल के लिए, बस हमने लगातार जो करेक्शन देखा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है शॉर्ट के लिए। आई थिंक थोड़ा एक बार थोड़ा उछाल मिल सकता है क्रूड में, जो हम प्ले आउट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। कल भी हमने एक बॉटम आउट जैसे देखा था 58-80 के करीब, तो आज भी आई थिंक वही लेवल के अराउंड 58-80 के करीब एक बार बाय कर सकते हैं। 6,000 का टारगेट रहेगा लिमिटेड का और स्टॉप लॉस रहेगा 58-20, पर ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि उछाल देखने को मिल सकता है कच्चे तेल में।
बिल्कुल, तो ज़्यादा उछाल कच्चे तेल में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी राय भाविक की तरफ से। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कई सारे निफ्टी पैक से नतीजे आ जाएंगे। एक्सिस बैंक पर फोकस करते हैं, नतीजों में से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कैसे नतीजे रह सकते हैं, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बताएं क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एक्सिस बैंक के नतीजों से आज? जी हाँ, तो अगर हम एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स की बात करें तो कहीं पे सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। और इससे पहले देखते हैं कि एनालिस्ट का क्या एक्सपेक्टेशन है बैंक की तरफ से। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहाँ पे एनालिस्ट का मानना ये है कि कहीं पे इस क्वार्टर में एक म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है उसमें थोड़ा ग्रोथ जो है वह हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए नेट इंटरेस्ट इनकम में भी म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे कहीं पे ये जो 4% का मार्क है जो बैंक ने पिछले कई क्वार्टर्स में बरकरार रखा है, वहाँ पे कुछ ब्रीच होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें पीपीओपी की, जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ पे भी सेम ट्रेंड जो है हमें देखने को मिल सकता है। कहीं पे म्यूटेड ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। बट इसी के बाद अगर हम बात करें नीचे क्रेडिट कॉस्ट की, तो पिछले क्वार्टर में जैसे देखा था कि एक नेगेटिव सरप्राइज बैंक की तरफ से देखने को मिला था क्रेडिट कॉस्ट में। और इसी के चलते हुए इस क्वार्टर में कहीं पे थोड़ा मॉडरेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 5% से सीक्वेंशली बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोन बुक की और डिपॉजिट्स की, तो वहाँ पे जैसे पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि एक नेगेटिव सरप्राइज वहाँ पे भी देखने को मिला था। डिपॉजिट जो है वो 1% से नीचे गिरे थे। पर इस क्वार्टर की अगर बात करें तो कहीं पे दोनों तरह पे हमें 3% का ग्रोथ देखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ऐसे एनालिस्ट का मानना ये है। और अगर हम बात करें इसके अलावा कहीं पे एसेट क्वालिटी की, तो जैसे कि हमने देखा था कि इस क्वार्टर में कहीं पे रिकवरी तो देखने को मिलेगी, बट Q1 की रिकवरी जो है वो वीक रह सकती है। और इसी के चलते हुए एसेट क्वालिटी पे नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मैनेजमेंट के कमेंट्री की तरफ से, तो कहीं पे जो क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन है उसके ऊपर कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। इसी के साथ साथ कहीं पे अनसिक्योर्ड सेगमेंट में, जो कि पिछले क्वार्टर में एक काफ़ी बड़ा कंसर्न रहा था, उस पर कोई भी कमेंट्री जो रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। और आगे जाके कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे कैसा ट्रैजेक्टरी रह सकता है। इसी के साथ साथ Q4 में जैसे हमने देखा था कि पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन वैसे ही बरकरार रखने का ट्राई करेंगे, तो उस पर भी कमेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पे भी इस क्वार्टर में नेगेटिव सरप्राइज की कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट फिर भी नंबर्स में हमारा ध्यान जरूर बना रहेगा। बिल्कुल, तो नेगेटिव सरप्राइजेस की एक्सपेक्टेशंस नहीं है एक्सिस बैंक के नतीजों से, लेकिन एक्सिस बैंक के अलावा इन्फोसिस, विप्रो और नेस्ले, इन तीनों निफ्टी कंपनियों के भी नतीजे आज आएंगे। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन जाते जाते एक बार गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी कमजोरी, 10 अंकों की कमजोरी के साथ 25,040 के आसपास गिफ्ट निफ्टी। आपका ही